नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, 5-7 मिनट की, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे आज लिया है। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष यानी अष्टमेश होने का दोष लगता है या नहीं लगता है। इसके बारे में बहुत सी किताबें भी आपने पढ़ी होंगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रियल फैक्ट है जो हर अच्छी क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है। इसको इसी तरह से देखा जाता है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा सेकंड पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा, जब किसी ग्रह की महादशा चलती है और वो कुंडली में राजयोग कारक बन के बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दशा में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, ये दो चीजें आज इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो पहले बात करेंगे, चंद्रमा को अष्टमेश का दोष लगता है या नहीं लगता है। तो चंद्रमा अष्टम भाव के यानी अष्टमेश कहाँ बनने वाले हैं? धनु लगन में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। पूरा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पूरे नंबर्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पूरी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अष्टमेश एक सिंपल सा रूल है, अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। जहां बैठेंगे वहां पे प्रॉब्लम करेंगे, जिसको देखेंगे उनको भी तंग करेंगे, उनको भी प्रॉब्लम करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे वहां पे भी परेशानी क्रिएट करेंगे। लेकिन ये हर समय परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं। अपनी महादशा में या किसी ग्रह के साथ बैठे हो, उनकी महादशा चल रही हो, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब मेन जो हमारा फोकस है वो ये है कि क्या चंद्रमा को अष्टमेश का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर है बिल्कुल, अष्टमेश का दोष चंद्रमा को 101% लगता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल हर क्लासिकल बुक में लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर जगह पे ये रूल मिलने वाला है, जो पुरानी क्लासिकल बुक्स हैं। जब चंद्रमा पक्ष बली होते हैं, पक्ष बली चंद्रमा कब होते हैं ये हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो होती है, उससे फिर आगे जब चंद्रमा बढ़ते हैं तो चंद्रमा पक्ष बली माने जाते हैं। तो अगर धनु लगन की आपकी कुंडली है और आपका जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के बाद या पंचमी तिथि के बाद भी हुआ है, तो चंद्रमा आपके पावरफुल है, इनमें बल है। तो ऐसे केस में फिर चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ये रूल हर क्लासिकल बुक में दिया हुआ है, इसमें कोई मैं आपको नई चीज यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। सब कुछ किताबों में दिया हुआ है, सिर्फ आपको खोजबीन करनी है, उन किताबों को ढूंढना है। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर यही चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है और बहुत ही ज्यादा क्षीण चंद्रमा जब ये हो जाते हैं यानी पापी चंद्रमा जब ये होते हैं, तब इनको अष्टमेश का दोष कुंडली में अवश्य लगता है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, जहां पे भी ये चंद्रमा बैठेंगे वहां प्रॉब्लम करेंगे, अगर ये पक्ष बली नहीं है यानी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है। तो उदाहरण लेते हैं एक सिंपल सा। मान लीजिए आपका धनु लगन में जन्म है, चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, और ये विधि आपको हर पंचांग में दिख जाएगी कि कृष्ण पक्ष में भी कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक ये पक्ष बल इनमें नहीं होता है। वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा नियम है, सबको पता रहता है। उदाहरण के लिए ये चंद्रमा एक पापी चंद्रमा है कुंडली में और अष्टम भाव के स्वामी आपके बन गए हैं, तो इनको अष्टमेश का दोष बिल्कुल लगेगा। और ये मान लीजिए चौथे घर में जाके बैठ जाते हैं, ये कुंडली का चौथा भाव होता है, तो अगर ये फोर्थ हाउस में जाके बैठेंगे तो उस भाव को खराब करेंगे,
वहाँ के जो कारक तत्व होते हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके एजुकेशन इसमें ब्रेक दे सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और उस समय चंद्रमा का पीरियड चल रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। जहाँ भी ये जाके बैठेंगे वहाँ पे कुछ पीड़ा, कुछ प्रॉब्लम, इमोशनल डिसबैलेंस, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लेकर अवश्य आएंगे दोस्तों। लेकिन यही इसका उल्टा होगा। अगर पक्ष बली हैं, इनमें बल है, शुभ चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, तो फिर इनको किसी भी तरह से अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो इस रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है। इसमें सूर्य देव का भी एक नियम होता है जो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब किसी ग्रह की महादशा चलती है तो क्यों उस महादशा में आपका राजयोग कारक होते हुए भी वो ग्रह आपको अच्छे फल या अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो आइए एक उदाहरण, इसके लिए सिंपल सा एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 6 नंबर है और बुध जो है इनके यहाँ बैठे हैं, साथ में बैठे हैं सूर्य देव। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सूर्य देव नवम भाव के यानी आपके नवमेश हैं, भाग्य के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी अगर केंद्र में जाके बैठते हैं, उनके साथ अगर केंद्रेश यानी 10वें घर के मालिक भी जाके साथ में बैठ जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। और उदाहरण के लिए इसी व्यक्ति को बुध देव की महादशा चल रही है तो ये बुधदेव क्योंकि नवमेश के साथ बैठे हैं, भाग्येश के साथ बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो आपको राजयोग जैसा रिजल्ट देखने को यहाँ पे अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब इनके साथ एक ग्रह में और लिखने जा रहा हूं और जैसे ही वो ग्रह मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तब ये जो बुधदेव बहुत अच्छा राजयोग का रिजल्ट देने वाले हैं या दे रहे होंगे हॉरोस्कोप में, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र देव जो है छठे घर के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। ये दोनों ही भाव एक खराब भाव माने जाते हैं। ये छठा घर ये सबको मालूम है और ये त्रिशधाय भाव, त्रिशधाय भाव कौन से होते हैं? तीसरा, छठा और 11वां। यानी यहाँ पे 3 नंबर नहीं आएगा, सॉरी, तीसरा, छठा और 11वां ये त्रिशधाय भाव होते हैं। बहुत ही मेलेफिक भाव माने जाते हैं और इनके जो स्वामी हैं ये भी बहुत मेलेफिक होते हैं। तो ये बुधदेव जो अपने महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होंगे, उनके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि साथ में छठे घर के स्वामी शुक्र देव आ गए और 11वें घर के स्वामी भी शुक्र देव यहाँ पे शामिल हो गए। तो छठे से छठा भावार्थ भावन की जो थ्योरी होती है, एक भाव से दूसरे भाव तक आपको गिनना होता है। तो यहाँ से आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों ही तरह से शुक्र देव यहाँ पर एक खराब ग्रह बन के आ गए और उन्होंने ये जो राजयोग बन रहा था बुध और सूर्य देव को मिलाकर, बुध और सूर्य देव को मिलाकर उस राजयोग को भंग कर दिया है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जैसे ही बुध में शुक्र देव की दशा और अंतरदशा चलेगी, यानी बुध देव की महादशा अगर चल रही थी इस व्यक्ति को, जैसे ही शुक्र देव की अंतरदशा उसमें शुरू होगी तो फिर इनके कैरियर में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कैरियर क्यों लिया है मैंने? क्योंकि ये योग जो है 10वें घर में बन रहा है। 10वां घर जो होता है ये रेपुटेशन का हाउस है, जहां से आपकी रेपुटेशन देखी जाती है। तो इस एरिया में फिर आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगा। और दूसरा, जो भी बुधदेव जिस भी घर के मालिक होंगे, यहाँ पे बुधदेव जो हैं ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो दोनों जगह प्रॉब्लम्स आएंगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेंगे, डेली इनकम में प्रॉब्लम हो जाएगी। कब? बुध में, जब शुक्र देव की
महादशा अंतरदशा चलेगी। तो छोटी सी वीडियो है तो ऐसी और बहुत अच्छी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको और बहुत सारे अभी वीडियोस बनाने यहाँ पे जा रहा हूँ, जिसमें सिंपल सिंपल टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जो हर क्लासिकल बुक में आपको मिलेंगी। वही चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।